प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम यूनानी विचारकों में जो अरस्तु है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अरस्तु के जो राज्य सिद्धांत है उस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अरस्तु के जो दास्ता संबंधी विचार हैं उन पर हम आज विचार करेंगे कि प्राचीन काल में वहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन था। अरस्तु ने भी दास प्रथा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि यूनानी जो साहित्य है उसमें अरस्तु का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। अरस्तु परिवार का जिक्र करते समय वो पति पत्नी, संतान और दास का जिक्र करता है। इस सभी को वो परिवार का सदस्य मानता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है कि दास कौन होते हैं, उनके मालिक से संबंध कैसे होते हैं। दास को परिभाषित करते हुए अरस्तु का कहना था कि जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं बल्कि दूसरे का है, लेकिन फिर भी मनुष्य है और प्रकृति से वो दास है, वह दूसरे के कब्जे में है, वह कार्य का साधन है और कार्य करते हुए भी कब्जाधारी से निम्न है, इसलिए वो दास है। इस परिभाषा को से हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि जो व्यक्ति अपनी प्रकृति के कारण स्वयं का नहीं बल्कि दूसरे का है वो दास है। जो व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है वो दास है। और दूसरा, जो दूसरे के कब्जे की वस्तु है और जो कार्य का साधन है, जिसे वस्तु के कब्जाधारी से पृथक किया जा सकता है, वो दास है। तो अरस्तु जब दास प्रथा पर विचार करता है तो हमें वहाँ की यूनानी पृष्ठभूमि पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि यूनान में का जो आर्थिक ढांचा ही इस प्रकार का था कि भूमि का स्वामित्व था जो कुलीन परिवारों के हाथ में था, जो परिश्रम नहीं करते थे बल्कि श्रमिकों का एक बड़ा भाग मेहनत करता था। यूनानी संस्कृति के जो भव्य प्रसाद है उसकी नींव में इन्हीं दासों का श्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। यूनानियों के लिए दास प्रथा उचित, आवश्यक और उपादेय थी। अरस्तु ने भी राष्ट्र की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दास प्रथा का अनुमोदन किया। भावनाओं में बहकर वो राष्ट्र का उत्पादन कम करके या जटिलताएं बढ़ाने के पक्ष में नहीं था। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन क्यों किया, तो हम ये मान सकते हैं कि उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उसको देखकर ही अरस्तु ने क्या है दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु का मानना था कि जिस प्रकार व्यक्ति संपत्ति रखता है उसी प्रकार दास भी रखता है। उसके अनुसार संपत्ति के 2 प्रकार थे, एक तो सजीव और दूसरा निर्जीव। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु बहुत सारे तर्क देता है जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला तर्क वो क्या देता है कि दास प्रथा नैसंगिक है। अरस्तु का ये मानना था कि दास स्वाभाविक होते हैं। प्रकृति ने ही मनुष्यों को इस प्रकार का बनाया है कि इनमें से कुछ अपने जन्मजात गुणों के कारण स्वामी होते हैं और कुछ दास होते हैं। प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ सदैव निकृष्ट पर शासन करता है, तो मनुष्यों में भी स्वाभाविक रूप से ऐसा मानता होती है। सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, कुछ अच्छी परिस्थितियों में भी मूर्ख होते हैं। तो दासता इसी प्राकृतिक असमानता का परिणाम मानता है। वो कुछ आज्ञा लेने के लिए पैदा होते हैं और कुछ आज्ञा देने के लिए ही पैदा होते हैं। कि अरस्तु का ये भी मानना था कि प्रकृति ने ही स्वतंत्र मनुष्य और दास के शरीर में भेद किया है। वो दास के शरीर को सेवा हेतु बलवान बनाता है और स्वतंत्र मनुष्य के शरीर को कोमल बनाता है। अतः दासों का स्वामी के अधीन होना नैसंगिक है, प्राकृतिक है। दास प्रथा के समर्थन में दूसरा तर्क अरस्तु देता है कि दास प्रथा दोनों पक्षों को लाभकारी है। स्वामी और दास दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं। स्वामियों को राज्यकार्य चलाने हेतु बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास हेतु समय और विश्राम की आवश्यकता होती है। यह अवकाश उन्हें तभी मिल सकता है जब आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दास श्रम करें। अरस्तु ये कहता है कि जिस प्रकार किसी भी उपकरण के बिना हम संगीत की साधना नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार दास रूपी उपकरण के बिना भी स्वामी अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं कर सकता। इसलिए दास ही उसे अच्छा नागरिक बनाता है, दास ही उसे बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने में सहयोग करता है। स्वयं दास के दृष्टिकोण से भी वो मानता है कि दासता उचित है। अरस्तु का ये मानना था कि कुछ व्यक्तियों में इतने विवेक नहीं होता कि वे अपनी शारीरिक और मानसिक क्षुद्रता को शांत कर सके, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो विवेक के धनी हैं और निम्न कार्य नहीं कर सकते।
अतः प्रथम श्रेणी के जो लोग हैं वो दास बनने के योग्य हैं और जो दूसरी श्रेणी के लोग हैं वो स्वामी बनने के योग्य हैं। मनुष्य तभी सद्गति प्राप्त करता है। तीसरा, वो दास प्रथा के संबंध में विवेकीय दृष्टिकोण मानता है। अरस्तु का कहना है कि संसार में शासन और शासित का सिद्धांत ही विवेक पर आधारित है। यह चेतन में ही नहीं बल्कि अवचेतन पदार्थों पर भी हम इसे देख सकते हैं। जैसे छोटे यंत्र बड़े यंत्रों के साथ काम करते हैं, दास और स्वामी का संबंध भी आत्मा और शरीर जैसा है। जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है, उसी प्रकार दास भी स्वामी के शासन में कार्य करता है। ऊपरी तौर पर तो स्वामी जैसे चाहे दास पर शासन कर सकता है, पर जिस प्रकार आत्मा शरीर का नुकसान नहीं कर सकती, उसी प्रकार जो स्वामी है वो दास का कभी भी अहित नहीं कर सकता। विवेक यही कहता है कि स्वामी के निर्देशन में रहकर ही दास अपना विकास कर सकते हैं। एक और जो दास प्रथा का वो आधार मानता है युद्ध, कि युद्ध में जो पराजित व्यक्ति हैं वो दास बनाने के पक्ष में है। उसका ये कहना है कि युद्ध में जो पराजित व्यक्ति हैं का यूनान में क्या किया जाए, क्योंकि यूनान में उस समय बहुत युद्ध हुआ करते थे, तो इस प्रश्न का कोई निदान नहीं था। तो उन्होंने इसका निदान इस बात में ढूंढा कि उन व्यक्तियों को जो पराजित राज्य के व्यक्ति हैं उनको दास बनाया जाए। अरस्तु यूनानियों को दास बनाने के पक्ष में नहीं था। वो ये मानता था कि यूनानी जाति सर्वश्रेष्ठ जाति है, इसलिए यूनानी जाति के लोग दास नहीं बनाए जाएं बल्कि दूसरी जाति के लोग दास बनाए जाएं। उसने दासता के अरस्तु ने दासता के दो प्रकार बताए, एक तो प्राकृतिक दासता और दूसरा वैधानिक दासता। पहली प्राकृतिक दासता, जो व्यक्ति मंदबुद्धि, सद्गुणी है, अयोग्य है, चातुर्य और अन्य कामों में निम्न श्रेणी का है, वो हमेशा सेवा का कार्य करने के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है और उसका विकास भी तभी होगा जब वो उच्च बुद्धि वालों के सानिध्य में स्थायी रूप से रहे। उसका ये कहना था कि यदि, और दूसरा जो दासता का प्रकार है वो है वैधानिक दासता, कि युद्ध में पराजित बंदी जो हैं वो क्या है, वैधानिक दास है, कि विजेता को, जो विजित राज्य है उसके व्यक्तियों को वैधानिक दास बनाने का अधिकार है। ये प्रकृति का नियम है कि जो विजेता है वो स्वामी है और जो विजित है वो उसका दास होना चाहिए। कि दासता को स्वीकार तो, अरस्तु ने दास प्रथा को स्वीकार तो किया है, परंतु दास प्रथा पर उसने कुछ सीमाएं भी लगाई हैं। उसका ये कहना था कि दास का धन और शक्ति के उपार्जन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि अवकाश का समय प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन धन को बढ़ाने के लिए या शक्ति को बढ़ाने के लिए उनका दासों का उपभोग नहीं करना चाहिए। दूसरा ये उसका ये कहता है, ये बंधन लगाता है कि दास के जो बौद्धिक विकास की जिम्मेदारी है वो स्वामी पर है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो दासता को समाप्त किया जा सकता है। और तीसरा जो प्रतिबंध वो लगाता है दास प्रथा पर कि यूनानी जाति को दास नहीं बनाया जा सकता। ये उसका एकाकी दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि वो खुद यूनानी था, इसलिए वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और दूसरे व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे। कि दास प्रथा को जब हम देखते हैं तो दास प्रथा में हमें कुछ मानवीय तत्व भी दिखाई देते हैं। कि वो ये कहता है कि स्वामी और दास के हितों की समानता, कि दोनों के हित समान हैं। यदि स्वामी दास पर अत्याचार करेगा तो उसके स्वयं के हितों की भी हानि होगी, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा करेगा ही नहीं। वो ये कहता है कि दास के संख्या निर्धारित होनी चाहिए, दासों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये उसका एक मानवीय पक्ष था। उसके दास प्रथा का एक मानवीय पक्ष ये था कि दासता का प्राकृतिक गुणों का आधार है। प्राकृतिक गुणों की श्रेष्ठता व निम्नता में भेद करना बहुत ही कठिन है। यदि हम ये कहें कि एक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ है, दूसरा निम्न है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो एक ये भी मानवीय तत्व है। दूसरा ये कि मुक्ति की आशा है, कि यदि कोई व्यक्ति योग्य व्यक्ति है तो वो दास प्रथा से मुक्त भी हो सकता है। उसका ये भी कहना था कि दासता वंश परंपरागत नहीं होनी चाहिए, कि योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति यदि किसी पीढ़ी में योग्य दासों में भी यदि योग्य बुद्धिमान व्यक्ति उत्पन्न होता है तो उसे दास नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी दास प्रथा के सिद्धांत की बहुत आलोचना की जाती है। कि कुछ तो ये कहते हैं कि दासता का जो सिद्धांत है वो अस्पष्ट है,
दास को परिभाषित करते समय अरस्तु का स्वयं का ये कहना कि स्वयं का व्यक्तित्व नहीं है, वो दास है, जबकि मानव का व्यक्तित्व तो होता ही होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, उसमें गुण अवगुण अलग चीज़ है, लेकिन मानव का अपना व्यक्तित्व होता है। जैसे कि किसने, जो अरस्तु है उसने उसकी उपेक्षा की है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरस्तु ने दासता के सिद्धांत के द्वारा समाज का विभक्तिकरण कर दिया, विवेकी और अविवेकी को दो आधारों पर समाज को बांट दिया, जबकि बौद्धिकता को नापने का कोई पैमाना नहीं होता, कोई यंत्र नहीं है ऐसा पूरे विश्व में जिससे हम बौद्धिकता को नाप सकें। तो इसलिए इससे समाज में क्या है, समाज में वर्गीकरण की भावना होती है, समाज में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। वो ये कहता है कि अवकाश का बहाना न्याय संगत नहीं है। ये कहना कि अवकाश के नाम पर आराम करने दिया जाए और दूसरों को इस सुविधा से वंचित रखा जाए, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अरस्तु का जो सिद्धांत है वो अनैतिक सिद्धांत है, ये विश्व में प्रत्येक समाज के लिए कलंक है। फिर भी अरस्तु जैसे जो दार्शनिक, इतना बड़ा दार्शनिक था, उसने इस सिद्धांत का समर्थन किया, उसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए विभिन्न अपने तर्क दिए, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, बल्कि परिपाटी को तोड़ना चाहिए। यदि यूनान में दास प्रथा थी तो एक बौद्धिक व्यक्ति होने के नाते अरस्तु को उसका क्या है, उल्लंघन, उसका एक तरह से विरोध करना चाहिए था। कुछ लोग ये कहते हैं कि जातीय सर्वोच्चता पर आधारित है ये सिद्धांत। कुछ लोग मानते हैं कि ये अप्रजातांत्रिक सिद्धांत है, स्वतंत्रता और समानता का विरोधी है। श्रमिक जो समाज के वास्तविक रचयिता हैं उनको समाज में सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाना चाहिए, जबकि दासता का सिद्धांत इसे सम्मानपूर्वक रहने का हक प्रदान नहीं करता। कुछ लोग ये आलोचना करते हैं कि देश की एकता को इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐतिहासिक है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि दास प्रथा प्रकृति के अनुकूल नहीं है, सभी की बुद्धि समान नहीं है, एक प्राकृतिक समानता है और वो समानता व्यक्ति में क्या है कि वो मानव है। मानवता की जो समानता है वही सबसे बड़ी समानता है। कुछ लोग ये आलोचना करते हैं कि दासता की परिभाषा में स्त्रियां भी आ जाती हैं। वो जो कहते हैं कि घर के काम करने के लिए यदि दास यदि घर के काम करेंगे तो घर के काम स्त्रियां भी करती हैं, तो क्या उन्हें भी दास माना जाए, जबकि समाज का आधा भाग स्त्रियां होती है। इसलिए इस बात को उसने स्पष्ट नहीं किया कि क्या स्त्रियां को भी दास की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए शायद कि अरस्तु ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, उस समय यूनान में जो वातावरण था उसको देखते हुए, या उस समय राष्ट्र की एकता को स्थापित करने के लिए, अपने राष्ट्र की एकता को स्थापित करने के लिए, यूनान के गौरव को बढ़ाने के लिए, यूनान की संस्कृति को बढ़ाने के लिए शायद उसने दास प्रथा का समर्थन किया होगा। धन्यवाद।